सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए शुरू करते हैं संभागवार आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। प्रवासी मजदूरों को लेकर अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया। देश भर से नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और मजदूरों के हक की आवाज को बुलंद किया। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार को खजाने का ताला खोलना चाहिए और जरूरतमंदों को राहत देनी चाहिए। कांग्रेस हर परिवार को 10,000 रुपए तुरंत और अगले 6 महीने तक 7,500 हजार रुपए देने की मांग करती है। साथ ही मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करना चाहिए। लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाए और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के कारण हिंदुस्तान में तूफान आ गया है। इससे सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। वहीं प्रियंका ने कहा कि बीजेपी नेता ऐसे समय में राजनीति को छोड़कर जरूरतमंदों की सेवा में हाथ बटाएं। वहीं प्रियंका ने पिछले कुछ दिनों में सामने आई मार्मिक तस्वीरों को लेकर भी केंद्र सरकार से ध्यान देने की अपील की। सीएम गहलोत ने भी केंद्र सरकार की मदद को नाकाफी बताया है। साथ ही सोनिया गांधी की पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि ये लाखों मजदूरों की आवाज उठाने का मंच है। जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक, उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से मजदूर चल रहे पैदल घर की तरफ, वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को हृदय विदारक दृश्य देख करके जो संवेदनशीलता होनी चाहिए केंद्र सरकार में वो नज़र नहीं आती है। वरना इतने लंबे समय तक मजदूर कभी पैदल चलने की नौबत नहीं आती। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आज कांग्रेस छाई रही। जाहिर है बीजेपी को उसी हथियार से घेरने में कांग्रेस जुटी है। वहीं स्पीक अप इंडिया अभियान के दौरान क्या कुछ कहा केसी वेणुगोपाल ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। കോവിഡ് മഹാമാരി അതിനെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണും 64 ദിവസക്കാലം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതവും ലോക്ക്ഡൗണിന് പിന്നിട്ടുള്ള ജീവിതവും ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറെ മുന്നിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, പാവങ്ങളായ ആളുകൾ ജീവിതം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുപെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്യമെങ്ങും കാണുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ നിത്യവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ദിവസക്കൂലിക്കാരായ ആളുകൾ, നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, ഇവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളിലാണ്. ആരുടെ കയ്യിലും പണമില്ല, ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതി, മറുഭാഗത്ത് കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത പ്രയാസം. ഇതിന് സർക്കാരുകൾ ശക്തിയായി സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വികാരങ്ങൾ, വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഏറെ പ്രയാസം തോന്നുന്ന അന്തരീക്ഷം. ഇതുതന്നെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും, ഇതുതന്നെയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും. ഗവൺമെൻറ് ഉണരേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. ആദ്യം മുതലേ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു മാസം 7,500 രൂപ വെച്ച് 6 മാസത്തേക്ക് അടിയന്തരമായി ഓരോരാൾക്കും കൊടുക്കണം. सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से 10,000 कार्यकर्ताओं ने लाइव आकर केंद्र सरकार के समक्ष आवाज बुलंद की। ऐसे में केंद्र सरकार को हर वर्ग को तुरंत राहत देने का प्रयास करना चाहिए। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एवं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
स्पीक अप इंडिया के नाम से एक अभियान चला, जिसमें देश भर से सभी नेता, सभी कार्यकर्ता मिलकर करीब 50 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 3 मांगे रखी हैं। कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया कैंपेन के तहत नागौर के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गसावत ने भी सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए, साथ ही कोरोना को देश में फैलने को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता राहुल गांधी जी का और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी कांग्रेसियों से, चाहे बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो या ब्लॉक अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सभी को स्पीच ऑफ इंडिया का प्रोग्राम दिया, जिसमें सभी ने जो कोरोना के अंदर जो आ रही समस्या के बारे में किस तरह से फैला, उसको लेके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब को सुझाव देने के लिए सभी को मौका दिया गया। चलिए अब रुख करेंगे कोटा संभाग का, जहां से आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद देश को आगे ले जाने की मोदी सरकार के पास क्या योजना है, इसका सरकार को खुलासा करना चाहिए। धारीवाल ने इसके साथ ही मांग रखी है कि मनरेगा में रोजगार की अवधि भी 100 से बढ़ाकर 200 दिन करनी चाहिए और साथ में जो परिवार आयकर दाता श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे परिवारों के सदस्यों के खातों में भी केंद्र सरकार को 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेजनी चाहिए। धारीवाल ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की तरफ से मजदूरों के दर्दनाक पलायन को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने मजदूरों की सुध नहीं ली और मजदूरों के दर्दनाक पलायन के बावजूद भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये केवल राजस्थान है जहां न सिर्फ मजदूरों के पैदल पलायन रोकने को सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, बल्कि साथ ही मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ ही सरकार बसों से उनको उनके होम टाउन भी भेज रही है। इससे पहले गृहनगर कोटा के अपने दौरे के दौरान धारीवाल ने आज स्थानीय पुरुषार्थ भवन में कोटा की व्यापार और कारोबार संस्थाओं के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान कोटा की व्यापार संस्थाओं ने किस तरह से कोरोना से कोटा की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, इसका पूरा ब्यौरा मंत्री के सामने रखा और साथ में ये मांग पत्र भी सौंपा कि सरकार से अब व्यापारियों को किस तरह की रियायतें और मदद की उम्मीद है। सरकार क्या काम कर सकती है, वो सुझाव अगर आते मेरे पास तो मेरे शब्दों में मैं उनको बताऊंगा भी सही। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी जो डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या हो, उन सब बातों को मैं वक्त को उठाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मंजूर होंगी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि किसी प्रकार से इन समस्याओं की जो है आपको राहत मिले। इस बीच कोटा में आज कोरोना के 8 नए मामले मिले हैं, तो वहीं कोटा के परकोटा इलाके में भीड़ ने लापरवाही की हद पार करती चौंकाने वाली तस्वीरें भी दिखाई है। असल में कोटा के मकबरा थाना क्षेत्र के चंद्रघाटा में लंबे समय के बाद आज कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन भीड़ ने कर्फ्यू हटने की खबर मिलते ही इसको इस अंदाज में सेलिब्रेट किया जैसे कोटा से कोरोना आज ही खत्म हो गया हो। अचानक से सड़कों पर जुटी इस भीड़ में कई चेहरे तो बिना मास्क नजर आ रहे थे, वहीं भीड़ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का अभिनंदन करने पर भी आमादा थी। कमाल की बात यह भी देखने को मिली कि कोटा में शुरुआती चरण में जब कोरोना फैल रहा था तो जिन सीआई साहब की गलतियों को जिम्मेदार माना जा रहा था, आज वहीं सीआई साहब घंटाघर की इन गलियों में भीड़ से अपने जयकारे लगवा रहे थे और फूलमालाएं पहन रहे थे। और जोधपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना की कहर के बीच जोधपुर के जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों की समीक्षा की है। जोधपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने नगर निगम आयुक्त सुरेश ओला और डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के अलावा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जायजा लिया। क्वारंटीन क्षेत्रों में जाकर जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं जानी, तो वहीं अलग अलग हॉटस्पॉट में जहाँ नए मरीज आए हैं उनको लेकर के भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कर्तव्यग्रस्त इलाकों में भी दौरा किया है। आमजन से बातचीत करने के अलावा कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर छूट दी जा सकती है, उसको लेकर के भी मंथन हुआ है। जोधपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित लंबे समय से समीक्षा करने के साथ सर्किट हाउस में ही रह रहे हैं, जहाँ उनके साथ में एडीएम
ML नेहरा, सीमा कविया के अलावा नगर निगम के उपायुक्त भी उनके साथ वहीं रह रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और उसी के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन से तारतम्य बिठाकर 1000 से अधिक मरीजों को ठीक करके घर भी भेजा जा चुका है और लगातार इसी बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि अधिक से अधिक सैंपल लिए जाए और उनकी जांच की जाए, जिसकी समीक्षा जोधपुर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुनील बिष्ट कर रहे हैं। और चलिए अब बारी है बीकानेर संभाग की, जहां की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी संजय पारिक। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। मंत्री बी डी कल्ला ने मुरलीधर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों को काढ़ा भी पिलाया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि इस आयुर्वेदिक काढ़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कि कोरोना काल में ज़रूरी भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब प्रवासी और श्रमिक अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को ज़रूरत है कि वो ट्रेनों की संख्या बढ़ाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजदूर पैदल जा रहे हैं और मौत की जो तस्वीरें आ रही है वो निराशाजनक है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का एक्सपीरियंस देख लिया, लेकिन अब जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं उनको निर्बाध रूप से जाने देना चाहिए। जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए और फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए सभी को अपने अपने घर जाने की सुविधा देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता भी ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मिले। भाजपा नेताओं ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मिलकर बिजली बिल माफ़ करने, पेनल्टी नहीं लगाने और इस गर्मी के मौसम में शहर में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने की मांग की। भाजपा के इस प्रतिनिधि मंडल में शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य और भाजपा नेता अशोक प्रजापति भी मौजूद रहे। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुख करते हैं सहयोगी दीपक लवानिया का। हम आपको बता दें कि भरतपुर संभाग में इन दिनों नौतपा के चलते भीषण गर्मी का दौर जारी था और पिछले दिनों तापमान 47 डिग्री तक भी जा पहुंचा था। लेकिन आज जब मौसम बदला है तो मौसम ने 2 हादसों को जन्म दिया है, तो साथ ही भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत पहुंचाई है। भरतपुर संभाग में आज शाम को अचानक मौसम में बदलाव आया और जोरदार अंधड़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। धौलपुर जिले के तसीमों के पास चौराखेड़ा मार्ग पर आंधी तूफान से एक पक्का मकान ढह गया, जिसमें दबकर मां, बेटा व एक बालिका की मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में हरविलास कुशवाहा का पक्का मकान धराशायी हुआ है, जिसमें दबने से मां, बेटा और एक बालिका की मौत हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया और पूरा गांव शोक में डूब गया। दूसरी घटना भरतपुर जिले के उच्चैन थाना इलाके के सैदपुरा गांव में हुई है, जहां तेज अंधड़ के चलते एक पक्के मकान का ऊपरी हिस्सा गिर गया, जिसमें दबकर 3 जने घायल हो गए। हादसे में घायल हुए तीनों जनों को भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। तेज आंधी से कई इलाकों में पेड़ धराशायी हुए हैं, तो वहीं बिजली के पोल भी धराशायी होने की जानकारी मिली है। भीषण गर्मी के बीच आज भरतपुर संभाग में अचानक मौसम बदला और संभाग के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके में और भरतपुर जिले के उच्चैन थाना इलाके के सैदपुरा गांव में आज तेज अंधड़ से 2 पक्के मकान ढह गए, जिसमें एक मां, बेटे सहित 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। लॉकडाउन के दौरान जारी राहत में अब अपराध जगत भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने लगा है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बैरिक में 2 मोबाइल मिले, तो वहीं कृष्णगंज थाना पुलिस ने लगभग 2 लाख रुपए के जुए की फड़ पर भी दबिश दी। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल अब मोबाइल का अड्डा बन चुकी है। इस जेल में वैसे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर अब जेल में मोबाइल मिलना बहुत आसान हो चुका है, जिसने जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है।
इस जेल में 2 अलग अलग मामले सामने आए, जिसमें जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के मामले भी दर्ज करवाए हैं। थाना पुलिस के मुताबिक जेल के विशेष चेकिंग अभियान में जेल के हार्डकोर कैदियों के पास से 2 मोबाइल फोन और सिमें बरामद हुई। इस दौरान हार्डकोर अपराधी दीपक और सुनील ने जेल कर्मियों से अभद्र व्यवहार भी कर डाला। तो दूसरी ओर कृष्णगंज थाना पुलिस ने ताश से जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जुए की राशि 1,96,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की। तालाब की पाल के किनारे जुआ खेलने वाले इन 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। कोरोना के साथ साथ अब पुलिस अपने पुराने काम पर लौटने लगी है। निहायत जरूरी है कि अब अपराध पर भी लगाई जाए लगाम। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुक करते हैं सहयोगी रवि शर्मा का। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित खैर की लकड़ी ले जाते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के कब्जे से पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए बाजार मूल्य की खैर की लकड़ी जब्त की है। खैर की लकड़ी का उपयोग पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। पुलिस की टीम अब इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक हरियाणा पासिंग ट्रक जिसमें अवैध खैर की लकड़ी भरी हुई है वो गोदावरी से की तरफ से आ रहा है और उदयपुर की तरफ निकलेगा। सूचना पे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचे, वहाँ नाकाबंदी चालू की। तो नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक, जो ट्रक मुखबिर ने बताया था उसी नंबर का ट्रक आया, उसको रुकवा के चेक किया तो उसके अंदर खैर की लकड़ी के गट्टे भरे हुए थे। इस सब के अलावा आज उदयपुर जिले के लिए पूरा दिन खुशखबरी वाला साबित हुआ। आज पूरे दिन भर में कोई भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। इसके अलावा उदयपुर जिले में कुल 523 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 162 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 92 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरें भी और भी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।